प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और उसका भूस्वरूप कैसा है, किस काल की चट्टानें किस प्रकार की है। यदि भौतिक प्रदेश की बात आती है तो राजस्थान को पीसी मिश्रा ने 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। सबसे पहले आता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का उद्भव कैसे हुआ है और इसके बारे में कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक शुष्क प्रदेश है और दूसरा है अर्धशुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश है, उसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यानी ऐसा प्रदेश जिसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं, एक ऐसा प्रदेश है जिसमें बालू का स्तूप बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। बालू का स्तूपों में कौन कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जैसे पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारा स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है और एक है शब्रकापी बालू का स्तूप। इसके अलावा यदि अर्धशुष्क प्रदेश की बात करें कि अर्धशुष्क प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का दूसरा भाग है, वो अर्धशुष्क प्रदेश है। अर्धशुष्क प्रदेश को 4 यानी कि प्रदेशों में बांटा गया है। इसमें 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें पहला है घग्गर बेसिन, दूसरा नागौरी उच्च भूमि, अंतःप्रवाह क्षेत्र जिसको शेखावटी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा है लोनी बेसिन या इसको गोड़बाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन बालू का जो स्तूप है, पश्चिमी मरुस्थल का जो शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश बालू का स्तूपों से युक्त है और ये प्रदेश है वो ज़्यादातर यानी पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की सीमा के पास से होकर कच्छ से लेकर के श्री गंगानगर तक विस्तृत है और यहाँ पर कई सारे बालू का स्तूप का निर्माण होता है। जब सबसे पहले अपन लेते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, या इसको दूसरी भाषा में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी कहते हैं। देखो, इसका नाम ही पवनानुवर्ती, पवन के अनुकूलन दिशाओं में या अनुदैर्ध्य पवन के समानांतर दिशाओं में ये बनता है, अर्थात हवाओं की समानांतर दिशा में बनने वाले जो बालू का स्तूप है उसको पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहते हैं। ये बालू का स्तूप जैसे ये हवाएं हैं, इस हवा के समानांतर इस लंबाई के रूप में इसका निर्माण होता है और यदि इस दोनों यदि हवा के समानांतर रूप से लंबे लंबे इस प्रकार टीले या धोरे बन जाते हैं और बीच के अंदर एक घाटी नुमा गलियारा बनता है। ये जो है दोनों तरफ इधर भी टीला है और इधर भी यानी कि धोरों का टीला है, दोनों बीच के अंदर एक घाटी नुमा क्या है, गलियारा है। इस गलियारों के बीच में ऊँटों का काफिला गुजरता है और सहारा मरुस्थल में इसको क्या कहते हैं, गाशी कहते हैं। गाशी, सहारा मरुस्थल के अंदर इसको गाशी नाम से जाना जाता है। ये दोनों तरफ यानी कि बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं और बीच में से एक गलियारा गुजरता है या घाटी नुमा गलियारा होता है, जिससे होकर यानी कि सहारा मरुस्थल या मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऊँटों के काफिले गुजरा करते हैं, रास्ते हुआ करते हैं, उसको सहारा मरुस्थल में गाशी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो बालू का स्तूप है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या बरखान। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और बरखान ये कैसे बनते हैं, हवा के समकोण में बनते हैं। ये जो हवा है, हवा के किस प्रकार बनते हैं, समकोण में।
यदि हवा के प्रवाह क्षेत्र में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो ये समकोण के रूप में या ऊंचे यानी टीलों, दोहरे टीलों का निर्माण हो जाता है। वापस ये हवाएं जब नीचे उतरती है तब यहाँ से अपर्दन करती है और अपर्दन करके ये रेत है वो यहाँ छोड़ देती है। इसीलिए यहाँ से एक ऊंचे टीले का निर्माण होता है, नीचे की तरफ वापस हवाएं अपर्दन करती है और कटाव करके ऊपर रेत छोड़ देती है। यदि इसके बीच के अंदर इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं उसको अपन कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, क्योंकि ये हवा के समकोण में बनते हैं, जबकि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है वो हवा के समानांतर बनते हैं। इसी के बीच के अंदर यदि इस प्रकार यदि कोई अवरोध आ जाता है, हवा के बीच में अवरोध आ जाता है, या ऊंचे जो टीले होते हैं बालू का टीले उसके बीच में कोई वनस्पति है या पहाड़ी क्षेत्र कोई है, या इस प्रकार कोई अवरोध आ जाता है, तो यहाँ से जो ये हवाएं हैं, ये हवाएं इस प्रकार इस रेत को दोनों तरफ कटाव करेगी, इधर भी करेगी और इधर भी करेगी। और इस जो ये टीला है, बालू का टीला है, धुरा है, इसको हवा है वो काट करके इस प्रकार दो किनारों वाली एक आकृति बनाएगी, जिसकी आकृति यानी कि पशुओं के सींग के समान होगी, जिसके दोनों किनारे यानी कि आगे की ओर निकले हुए होंगे और अंदर की भाग ऊपर की ओर उठा हुआ हो रहता है। इस प्रकार की जो आकृति है जिसको अपन कहते हैं अर्धचंद्राकार आकृति, ये जो अर्धचंद्राकार आकृति है इसको बरखान के नाम से जाना जाता है। बरखान के अंदर यहाँ से जब हवाएं रेत का कटाव करती है तो काट करके इस टीले को इस तरफ लंबी एक किनारे वाली पाली के रूप में छोड़ देती है, और उधर भी यानी कि इस प्रकार एक लंबी किनारे वाली पाली के रूप में छोड़ देती है, और इसकी आकृति एक गाय के सींग के समान या अर्धचंद्राकार रूप में हो जाती है, और उसको अपन बरखान कहते हैं। और बरखान के आंतरिक भाग के अंदर जो ढाल बनता है वो ढाल अवतल ढाल बनता है, तेज ढाल बनता है, जबकि इसके हवा के सम्मुख, जो हवा के सम्मुख है उस पर ढाल बनता है वो उत्तल ढाल बनता है, और हवा के विमुख ढाल बनता है वो अवतल ढाल बनता है। तो ये ध्यान रखना है कि बरखान होता है उसके हवा के सम्मुख कौन सा ढाल बनता है, उत्तल ढाल बनता है, हवा के विमुख कौन सा ढाल बनता है, अवतल ढाल बनता है। और इस प्रकार की आकृति जो बरखान है, ये बरखान राजस्थान में लगभग सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक ये शेखावटी क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। जैसे चूरू का भालेरी क्षेत्र है, भालेरी, वहाँ पे बरखान अधिक पाए जाते हैं। जैसलमेर, सीकर, सूरतगढ़, लूणकरसर, करणी माता, बाड़मेर, ओसिया, जोधपुर में बरखान देखे जाते हैं। हालांकि जोधपुर में पवनानुवर्ती, अनुप्रस्थ और बरखान तीनों बालू का स्तूप देखे जाते हैं। और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण जो दीर्घकालीन हवाएं एक दिशा में चलती है उसके समकोण में होता है। ये बीकानेर, हनुमानगढ़ के रावतसर, श्री गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू और झुंझुनू आदि जिलों में देखे जाते हैं। अब जो अपन ने पढ़ा है कि पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है, ये ज़्यादातर पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में, रामगढ़ के दक्षिण पश्चिम में और जोधपुर और बाड़मेर जिलों में हवा की दिशा के अनुकूलन विस्तृत रूप में देखे जाते हैं। अब नेक्स्ट है जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है। तो पैराबोलिक बालू का स्तूप है वो हवा के दिशा के समकोण के अंदर, ये संपूर्ण राजस्थान में लगभग सब क्षेत्रों के अंदर मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाते हैं। जहाँ पे हवा का कटाव यानी अधिक होता है और उस पे हवा के समकोण में एक हल्की सी यानी कि छोटी छोटी रेत की धारियाँ बनती है। ये जो रेत की छोटी छोटी हवा के समकोण के अंदर समतल खेतों में जो धारियाँ बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, पैराबोलिक कहते हैं। उसको पैराबोलिक के नाम से जाना जाता है। तो ये आमतौर पर राजस्थान के लगभग सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखा जाता है। हवा के समकोण के अंदर यहाँ से जब हवा के समकोण में पतली पतली रेत की धारियाँ बना करती है,
जब यहाँ से हवाएं चलती है तो यहाँ से कटाव करके यहाँ छोड़ देती है, वापस ये हवाएं यहाँ छोड़ देती है। बीच में कोई अवरोध आता है तो बीच में से यानी कटाव होता है, अवरोध की जगह एक रेत की पाड़ी और धारी छोड़ देती है। ये रेत की पाड़ी और धारियाँ हैं, इसको अपन पैराबोलिक के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट है तारा स्तूप। ये जो तारा स्तूप है, तारा स्तूप ज़्यादातर मोहनगढ़ और सूरतगढ़, जैसलमेर का जो पोखरण का एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं तारा स्तूप। इसके अलावा मोहनगढ़ है, बीकानेर का मोहनगढ़ है, वहाँ पे पाए जाते हैं। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में भी तारा स्तूप है वो देखे जाते हैं। तो फलोदी है, पोखरण है, यहाँ पर तारा स्तूप यानी देखे जाते हैं। तारा स्तूप के अंदर क्या होता है, जैसे ये हवाएं चल रही है और यहाँ पे कोई ऐसा पहाड़ी नुमा भाग आ गया है, बीच में पहाड़ी आ गई है, तो ये हवाएं क्या करती है, कुछ रेत है वो यानी कि यहाँ से जब अवरोध होती है तो कुछ रेत यहाँ पे डाल देती है, कुछ रेत यहाँ से होने के बाद में इधर भी डाल देती है, और कुछ रेत इसकी परे के अंदर इस प्रकार डाल देती है। और इसकी जो आकृति बनती है वो इस प्रकार यानी कि इस प्रकार तारे जैसी बन जाती है, यानी कि रेत की पालियाँ हैं इस पहाड़ी के अवरोध के चारों ओर यह बिछ जाती है और ये इस प्रकार की आकृति बन जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, तारा स्तूप कहते हैं। तारा स्तूप, तारे जैसी उसकी आकृति बन जाती है। तो ऐसा यानी कि तारा स्तूप राजस्थान पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है शब्र काफिज। ये जो शब्र काफिज है, शब्र काफिज बालू का स्तूप है। ये ज़्यादातर यदि हवा चल रही है और इसमें जैसे ये हवाओं का प्रवाह है और यदि इस बीच के अंदर कोई वनस्पति आ गई है, अवरोध आ गया है, जैसे ये वनस्पति आ गई है, तो यहाँ पे इस वनस्पति के अवरोध के कारण यहाँ रेत रुकेगी और इससे हवाएं रेत को इस प्रकार इसके वनस्पति के तने या धरातल पर एक छोटी हल्की सी रेत की धारी बना देती है। और इस प्रकार के जो बालू का स्तूप बनते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, शब्र काफिज। शब्र काफिज, शब्र काफिज तारे बालू का स्तूप का निर्माण होता है। शब्र काफिज बालू का स्तूप छोटी छोटी झाड़ियों के पास या झुंड में आसपास में यानी पाए जाते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वत्र मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखे जाते हैं। अब दूसरा जो प्रदेश है बालू का स्तूप रहित प्रदेश, या इसको कहे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये जैसलमेर ज़िले में स्थित है और यहाँ बालू का स्तूप का पूर्णतः अभाव है। ये क्षेत्र औषधि शैलों से ढका हुआ है और जैसलमेर नगर के दक्षिण में स्थित आंकल वुड फॉसिल पार्क एक विशिष्ट उदाहरण है जो इस क्षेत्र में स्थित है। यहाँ प्राचीन वनस्पति व जीवा अवशेष देखे जा सकते हैं। और मरुस्थलीय प्रदेश की श्री गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में भी प्राचीन नदी तल है जो घग्गर नदी बेसिन है। तो घग्गर नदी बेसिन का जो तल है ये तल अल्शुष्क क्षेत्र में आता है। तो बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है, मुक्त प्रदेश बालू का स्तूप, ये जो जैसलमेर का भाग है, जैसलमेर के अंदर यानी इसको अपन इसकी ये महान मरुस्थल है, ज़्यादातर ये इसके सीमावर्ती क्षेत्र में महान मरुस्थलीय क्षेत्र है। और इसके पूर्वी भाग के अंदर यह इस भाग के अंदर कच्छ से लेकर के ये इस प्रकार है, श्री गंगानगर तक का जो पथरीला भाग है उसको अपन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। ये जैसलमेर के पूर्व सीमा पर स्थित है और आंकल वुड फॉसिल पार्क है वो इस क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में जो पथरीला मरुस्थल है इसमें ज़्यादातर औषधि शैलें पाई जाती है। इसके अलावा चूना पत्थर है वो भी पाई जाती है। और कौन से
विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। विंध्य क्रम की चट्टानें इस क्षेत्र के अंदर ज़्यादातर पाई जाती है। आगे पश्चिमी मरुस्थल का दूसरा भाग है अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश है, इसको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। इसके 4 क्षेत्र हैं। घग्गर नदी का बेसिन है, नागौरी उच्च भूमि है, अंतः प्रवाह या शेखावटी का जो क्षेत्र है, जो आंतरिक जल प्रवाह वाला जो क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का, और दूसरा है लूनी बेसिन का जो क्षेत्र है जो ज़्यादातर पाली और जालोर में पड़ता है, और कुछ भाग इसका यानी कि अजमेर और नागौर में भी है, जोधपुर में भी है, उसको गोड़वाड़ प्रदेश कहते हैं। तो ये 4 भाग है वो यानी कि अर्धशुष्क प्रदेश के हैं। तो अपन इसको अर्धशुष्क प्रदेश के 4 भाग को विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के 4 भाग है, जिसमें सबसे पहले है वो घग्गर बेसिन है। ये जो घग्गर बेसिन है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, और घग्गर बेसिन है, घग्गर नदी है, जिसको प्राचीन समय के अंदर यानी कि द्रुस्तती नदी के नाम से जाना जाता था। इसका यानी कि ये उद्भव है वो, इसका उद्गम है वो कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, और यहाँ से लेकर ये श्री गंगानगर और फिर पाकिस्तान के कहाँ तक? फोर्ट अब्बास तक जाती है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जब भी इसमें कभी कभी बाढ़ का पानी आता है तो फोर्ट अब्बास तक यानी कि चला जाता है। तो ये घग्गर बेसिन है। इसके यानी कि दक्षिण के अंदर अंतः प्रवाह क्षेत्र है, जिसको शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, जिसमें कांतली, काकनी, मशहूदी ये ऐसी नदियां हैं जो अंतःप्रवाही नदियां हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र है जो शेखावटी में पड़ता है, सीकर, झुंझुनू, चूरू इसमें पड़ता है। इसके बाद में कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसको नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ये ज़्यादातर यानी कि खारे पानी की झीलों वाला और एक कठोर भाग कहलाता है। इसके दक्षिण में लूनी बेसिन है, जो लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र में आता है। इसमें जोधपुर है, पाली है, जालोर है, कुछ भाग नागौर का भी स्थित है। लूनी बेसिन के अंदर ये भाग है वो ज़्यादातर लूनी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा प्रभावित है। तो इसमें जो सबसे पहले अपन लेते हैं घग्गर नदी बेसिन है, जो हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर के अंदर पड़ता है, जिसका निर्माण घग्गर नदी की बाढ़ से भी हुआ है। वर्तमान में घग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक विलुप्त नदी है और कभी कभी बारिश के समय इसमें पानी आता है। इसका प्रवाह तल है वो स्पष्ट है, किंतु इसमें वर्षा काल में न केवल पानी प्रवाहित होता है, लेकिन कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, और जब भी बाढ़ आती है तो इसका पानी फोर्ट अब्बास तक यानी जाता है पाकिस्तान में। वर्तमान में जो घग्गर नदी है, जो प्राचीन वैदिक काल के अंदर द्रुस्तसी नदी के नाम से जानी जाती थी, घग्गर नदी का जो तल है उसको स्थानीय भाषा में नाली के नाम से जाना जाता है। ये घग्गर नदी का तल है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? नाली के नाम से जाना जाता है। तो नाली जो घग्गर नदी के तल को कहते हैं, जिसका विस्तार हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान तक है, और इसकी जो शुष्क घाटी है, एक शाखा जो शुष्क घाटी जो नौर भादरा में स्थित है, ये संपूर्ण क्षेत्र एक समतल मैदानी है, और सिंचाई की सुविधा का विस्तार ने इन्हें राज्य के प्रमुख उत्पादक प्रदेश बना दिया है। आरंभ में ये गंग नहर के द्वारा और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा पर्याप्त क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होने से मरुस्थलीय भूदृश्य में भी परिवर्तन हो गया है। तो यहाँ क्या है कि 2 नहरें आई हुई है, एक तरफ यानी कि गंग नहर है, और वर्तमान में जो इंदिरा गांधी नहर है, ये जो इंदिरा गांधी नहर है यहाँ तक इसकी सिंचाई होती है। तो ये पूरा भाग क्या हो गया है? सिंचित क्षेत्र हो गया है, सिंचित क्षेत्र हो गया है। तो घग्गर का मैदान के बाद में दूसरा जो आता है नागौरी उच्च भूमि। तो ये नागौरी उच्च भूमि है, ये
ज़्यादातर यानी कि झीलों के द्वारा प्रभावित है। और यहाँ डीडवाना जो झील है, जो प्रसिद्ध झील है, इसके अलावा और भी जो झीलें हैं जो इसकी पथरीली और उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में चौथा है जिसको अपन कहते हैं लूणी बेसिन। तो लूणी बेसिन का जो क्षेत्र है और अंत प्रवाह का जो क्षेत्र है जो शेखावटी के अंदर आता है, तो शेखावटी इस प्रदेश को यानी कि जो अंत प्रवाह है इसको शेखावटी या दूसरी भाषा में इसको क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बांगर प्रदेश, इसको बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अंतःस्रावी नदियों के द्वारा प्रभावित यानी कि है। इसके अंतर्गत झुंझुनू, सीकर, चूरू जिले और नागौर जिले का उत्तरी भाग सम्मिलित है। ये भाग मध्यम और निम्न ऊंचाई के बालू का स्तूपों से युक्त रेतीला मैदान है। यहाँ कोई नदी ना होकर छोटी छोटी यानी कि अंतःप्रवाही नदियाँ बहती है जो कुछ दूरी पर जाकर यानी कि विलुप्त हो जाती है। और इनमें मेघा और रूपनगढ़ जो प्रमुख है, मेघा और मेढा और रूपनगढ़ है जो सांबर झील के अंदर जाकर के गिरती है, जो अरावली पहाड़ियों से निकलकर सांबर झील में गिरती है। कांतली नदी भी अरावली से निकलकर उत्तर पश्चिम में प्रवाहित होते हुए राजगढ़ के निकट रेत में समा जाती है। इस प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने से बालू का स्तूपों पर वनस्पति भी विकसित हुई है। अधिकांश अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों का विस्तार है, यानी शेखावटी क्षेत्र जो बांगर प्रदेश है यहाँ पर अर्धचंद्राकार यानी बरखान बालू का स्तूप अधिक यानी विस्तार हुआ है, किंतु देशांतरीय और विकसित बालू का स्तूप यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अनेक लवणीय ग्रत है, रन यहाँ उपस्थित है। यहाँ पे कई झीलें हैं जो ये झीलें ज़्यादातर नागौरी उच्च भूमि में आती है। डीडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, तालसाफर, कुचामन, ये पूरा झील वाला जो इलाका है जो नागौरी उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। सांबर की नमक की झील है जो न केवल राजस्थान अपितु भारत में नमक उत्पादन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ये सांबर झील आई हुई है जो यहाँ से अंतःस्रावी नदियाँ इसमें आकर के गिरती है, जैसे रूपनगढ़, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेढा, ये 4 नदियाँ हैं वो सांबर झील के अंदर गिरती है। डीडवाना, कुचामन जो झीलें हैं, सुजानगढ़ झीलें हैं, डेगाना झीलें हैं, ये नागौरी उच्च भूमि के अंदर आती है और ये पूरा यानी लवणीय क्षेत्र कहलाता है और ऊपर उठा हुआ पथरीला भाग है। चौथा जो यानी कि क्षेत्र है लूणी बेसिन, इसको गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, नागौर के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये जो भाग है ये पूरा लूणी बेसिन है। ये नागौर का दक्षिणी भाग भी इसमें सम्मिलित रहता है। मरुस्थल के केवल इसी प्रदेश में लूणी नदी क्रम विकसित हुआ है। लूणी नदी अजमेर से के निकट अरावली पर्वत है जहाँ से नाग की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से निकलकर ये दक्षिणी पश्चिम में प्रवाहित होती हुई कच्छ के रण में समाई हो जाती है। इनकी अनेक सहायक नदियाँ हैं जैसे जवाई, गुया, बांडी, सूकड़ी, मीथड़ी आदि है। ये सभी अंशकालीन प्रवाहित होती है यानी वर्षा काल में ही प्रवाहित होती है। इसका तल रेतीला है। इसके अतिरिक्त अनेक नाले भी इस नदी को वर्षा काल में जल प्रवाहित यानी कि करते हैं या जल प्रदान करते हैं। लूणी नदी का संपूर्ण अफवाह तंत्र एक जलोढ़ मैदान का निर्माण करते हैं। लूणी नदी और उसकी सहायक नदियों का जो संपूर्ण अफवाह तंत्र है वो एक जलोढ़ मैदान निर्माण करते हैं, जिन्हें भौगोलिक प्रदेश के रूप में लूणी बेसिन के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण प्रदेश मैदानी है, किंतु यंत्र तंत्र कहीं पे लूणी बेसिन में एकाकी पहाड़ियाँ स्थित है। मरुस्थल का समीपवर्ती क्षेत्र होने के कारण बालू और बालू का स्तूप
भी विशेषकर पश्चिमी सीमांत के सहारे देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में पचपदरा और कापराना, सनवरला आदि खारे पानी की जो झीलें भी है। कुछ क्षेत्रों में भूमि पर लवणीय दृष्टिता भी देखने को मिलती है, विशेषकर वे क्षेत्र जो कच्छ के रण के निकट है। तो कच्छ के रण के निकट है, यहाँ पे ये ज़्यादातर लवणीयता देखने को मिलती है और इसको यानी कि कच्छ का रण क्षेत्र या इसको क्या कहते हैं जालोर में नेड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेड़ क्षेत्र ये लूणी बेसिन के अंतर्गत आता है। नेड़ क्षेत्र जो जालोर के अंदर यानी कि स्थित है और बालोतरा के बाद में इसमें लवणीयता की मात्रा अधिक होने के कारण इसका पानी है वो खारा हो जाता है। यहाँ की भूमि के अंदर कच्छ के रण के पास में पड़ता है और भूमि के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है लवणता की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बालोतरा के बाद में लूनी नदी का पानी है वो खारा हो जाता है। नेड़ क्षेत्र के बाद में ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो अर्धशुष्क जो प्रदेश है उसमें ये 4 प्रदेश है जिसके बारे में अपन ने चर्चा की है।